नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद दर्शना में। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। और आजकल के टाइम में आपने सुना होगा ऑपरेशन से डिलीवरी होना, यानी ऑपरेशन से बच्चे का जन्म होना। तो ऑपरेशन से बच्चे तो हो जाते हैं, लेकिन ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, कुछ दिक्कतें होती हैं। उन दिक्कतों को ध्यान में रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग इस वीडियो में उन सभी दिक्कतों पर बात करेंगे कि क्या क्या परेशानी मेनली देखने को मिलती हैं। तो मेनली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, यानी ऑपरेशन के बाद, बच्चे के जन्म देने के बाद माँ के शरीर में क्या क्या दिक्कतें होती हैं, उन बातों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जुड़े रहिए अगर आपको इंटरेस्ट है तो। अगर इंटरेस्ट नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस, यानी ऑपरेशन के तुरंत बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या रिस्क देखने को मिलते हैं। तो पहला है पोस्टपार्टम हैमरेज ड्यू टू यूट्रिन एटनी, यानी क्या होता है कि यूट्रस में इंसिजन लगता है। तो इंसिजन लगता है, बेबी बर्थ होता है, बच्चे का डिलीवरी होता है। तो उस दौरान बहुत सारे जो ब्लड वेजल्स होते हैं, यूट्राइन ब्लड वेजल्स, वो वहाँ पे रप्चर होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि सूचरिंग करने के बाद भी ये चांस होता है कि ऑपरेशन के बाद ब्लड वेजल्स रप्चर हो जाए और बहुत ज़्यादा ही ब्लीडिंग, यानी खून का बहाव होने लगे। दूसरा है शॉक। शॉक कब होगा? जब बहुत ज़्यादा ही शरीर से ब्लड लॉस होगा, खून निकल जाएगा शरीर से, तो खून की कमी हो जाएगी, फ्लूइड की कमी हो जाएगी। तो वही कह रहा है कि हाइपोवोलेमिक शॉक में मरीज जा सकती हैं। तीसरा है एनेस्थेटिक हैजार्ड्स, यानी कि एनेस्थेटिक हैजार्ड्स का मतलब है स्पाइनल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया अगर मरीज़ को दिया गया है तो एनेस्थीसिया यानी कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे कि मरीज़ जो है उसको दर्द का एहसास नहीं होता, यानी शरीर सुन्न पड़ जाता है या फिर मरीज़ पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। ठीक है, दो कंडीशन में ऑपरेशन हो सकते हैं जो LSCS होते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर मरीज़ कुछ गैस्ट्रिक कंटेंट यानी कि कुछ खाया पिया है और वो एस्पिरेट कर जाए, यानी वो खाना पीना जो है हमारे गले में आके अटक जाए, ये भी हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि एस्पिरेशन एटिलैक्टेसिस हो जाएगा, यानी कि उसके अटकने के कारण हमारे एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, बाधा उत्पन्न हो सकता है, ब्लॉकेज हो जाएगा, तो सांस लेने में तकलीफ़ होने लगेगी। एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस हो सकता है, यानी कि बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं या फिर कहें तो केमिकल इंजरी हो जाता है, यानी हमारे पेट में एसिड होता है, जब वो गैस्ट्रिक कंटेंट यानी वो पेट से अगर हमारे गले में आ जाते हैं एयरवे में, तो वहाँ इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि अगर उसमें इंजरी हो गया, यानी कि केमिकल सब्सटेंसेज आप जानते हैं कितने हानिकारक हैं, तो उससे क्या हो जाएगी, वहाँ पे इंजरी हो जाएगी। तो उसके कारण क्या होगा कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा लंग्स में और एक केस में ब्लॉकेज हो जाएगा, तो सांस लेने में दिक्कत होगी। तो यही है कुछ एनेस्थीसिया रिलेटेड दिक्कतें एस्पिरेशन से जुड़ी। इसके बाद नेक्स्ट है हाइपोटेंशन एंड स्पाइनल हेडेक, यानी कि मेनली स्पाइनल एनेस्थीसिया, यानी पीठ में एक इंजेक्शन दिया जाता है और फिर शरीर को सुन्न कर दिया जाता है नीचे के हिस्से को। तो स्पाइनल हेडेक हो सकता है, यानी सिर में दर्द हो सकता है, पीठ में दर्द हो सकता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द महसूस हो सकता है आपको। बीपी जो है आपका, जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन हो सकता है, वो कम हो सकता है। इन्फेक्शन हो सकता है, इंडोमायोमेट्राइटिस, यानी कि आपके जो है बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो सकता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, UTI जिसे कह सकते हैं, पेशाब करने में दिक्कत होगी, जलन महसूस होगा। आपके घाव में इन्फेक्शन हो सकता है, वुंड इन्फेक्शन हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, यानी कि जो गंदा खून है, जो गंदा पानी होता है जो डिलीवरी के टाइम में निकलता है, वो अगर आपके पेट में चला जाए, फ्लूइड भर जाए, इन्फेक्शन हो जाएगा, पेरिटोनियम का इन्फ्लेमेशन हो सकता है, तो वही पेरिटोनाइटिस है। उसके बाद है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो ऑब्स्ट्रक्शन का है स्पेलिंग थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, OBSTRUCTION होता है, ए के जगह पे यू होगा। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि हमारे इंटेस्टाइन, आप जानते ही हैं कि बहुत ही ज़्यादा ही लेंथ है उसका, अगर वो सही से अरेंज है तो ठीक है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा ही वो प्रेशर उसमें हो जाता है आंतों में, तो वो चिपक जाता है एक दूसरे से। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि हमारा आंत जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है, अपना सही से एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा, सही से गंदे मैटर को, जो भी फीकल मैटर है, वो गंदगी को नहीं निकाल पा रहा हमारा आंत। तो इस कंडीशन में पैरालाइटिक इलियस भी हो सकता है और इसके कारण पेरिटोनाइटिस भी हो सकता है।
इसके बाद नेक्स्ट हमारा है डीवीटी एंड थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजॉर्डर, यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजॉर्डर, जिसमें क्या होता है कि हमारे ब्लड वेजल्स में क्या होते हैं कि ब्लड क्लॉट जो है वो हो जाते हैं। ब्लड क्लॉट खून का थक्का बन जाएगा और फिर वो ब्लड स्ट्रीम हमारे खून में ही वो बहेगा और ब्लॉकेज करेगा। ठीक है, तो इससे हमारे फेफड़ों में, हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में वहाँ पे क्या होगा, ब्लॉकेज होगा, जिससे कि आगे चल के दिक्कत हो सकता है। तो यही कह रहा है कि थ्रोम्बोसिस हो जाना, ब्लड क्लॉट हो जाना, वही है डीप वेन थ्रोम्बोसिस और ये है थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजॉर्डर। यानी उस ब्लॉकेज के चलते बहुत ज़्यादा ही ब्लॉकेज हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, जो भी शरीर की प्रोसेस हैं वो अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, क्योंकि उस टाइम में, डिलीवरी के टाइम में बहुत ब्लड लॉस होता है, हीमाटोमा यानी ब्लड क्लॉट हो जाता है, खून का थक्का बन जाता है, उसका जमाव हो जाता है, और जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में यानी हमारे ब्लड में एंटर कर सकते हैं, ब्लॉकेज कर सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं, जो कि आगे चल के बहुत ज़्यादा ही दिक्कत कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस। तो इंट्रा ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन के दौरान किन किन तरहों की दिक्कतों को आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें हमारा है एक्सटेंशन ऑफ द यूट्रीन इंसिजन में लीड टू ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्राइन वेजल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्रॉड लिगामेंट हीमाटोमा, यूट्रीन लेसिरेशन एट लोअर यूट्राइन सेगमेंट में एक्सटेंडेड लेटरली एंड इंफीरियरली टू द वेजाइना। तीसरा है ब्लैडर इंजरी, चौथा है यूरेथ्रल इंजरी, पांचवा है जीआई ट्रैक इंजरी, छठा है एक्सेसिव हेमरेज। तो इसका अगर हम लोग 2-3 पॉइंट अच्छे से समझे तो पहला है कि कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है कि चीरा जो इंसिजन लगाया गया है, जो कट लगाया गया है, तो उसे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर उसे बढ़ाया जाए और काटा जाए तो बहुत ज़्यादा ही ब्लड जो है वो निकलने लगता है। तो वही कह रहा है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, और वही ब्लीडिंग क्या है कि वो खून का थक्का बनेगा, फिर वहीं पे जमा हो जाएगा कहीं पे। तो यही दिक्कतें हो सकती हैं ऑपरेशन के दौरान। फिर ये क्या होता है कि ब्लैडर में हमारा जो पेशाब की थैली है उसमें दिक्कत हो सकता है, पेशाब करने वाले रास्ते में दिक्कत हो सकती है, यानी यूरेथ्रल इंजरी हो सकती है वहाँ पे थोड़ा, क्योंकि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट औजार का यूज किया जाता है डिलीवरी के टाइम, तो उससे थोड़ा बहुत इधर चोट लग जाता है आसपास के ऑर्गन्स में, आसपास के अंग में। जीआई ट्रैक इंजरी, ठीक है, यानी कि जो खाना ले जाने का जो रास्ता है उसमें भी इंजरी हो सकता है, आंतों में इंजरी हो सकती है। तो वही है इंटेस्टाइन, बहुत ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो सकता है, ब्लड रप्चर, ब्लड वेजल जो हैं वो रप्चर हो सकते हैं, फट सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। तो यही कुछ हमारा जो है कॉम्प्लिकेशन है जो कि ऑपरेशन के दौरान हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है फीटल कॉम्प्लिकेशंस, यानी बच्चे से जुड़ी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। यानी माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो माँ के शरीर में बहुत सारे चेंजेज होते हैं और माँ को भी बहुत सारी दिक्कतें झेलने को मिलती हैं। उसी तरह से कभी कभार अगर बच्चे का पहले जन्म हो जाता है, जितना समय से पहले, ठीक है, जितना गेस्टेशन पीरियड है 38 वीक्स जो हमारा है 280 डेज़ अप्रॉक्स, तो इससे पहले अगर बच्चा डिलीवर हो जाए तो बच्चे में भी कुछ दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो यही कह रहा है कि आइट्रोजेनिक प्री मैच्योरिटी, इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है वो समय से पहले जन्म उसका करवाना पड़ता है, यानी कि डिलीवर करवाना पड़ता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिलता है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ होगी, तो उन्हें और भी बहुत तरह की दिक्कतें होंगी, क्योंकि अभी उनका समय नहीं हुआ था डिलीवर होने का, और कुछ दिक्कतों के कारण जो है उन्हें डिलीवर करना पड़ा एलएससीएस के थ्रू, ऑपरेशन के द्वारा। तो कुछ दिक्कतें होती हैं बच्चों को भी सांस लेने में, बाहर के इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में। ठीक है, तो वही है, ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस है बच्चे से जुड़ी और माँ से जुड़ी। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो इसी तरह से अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। और अगर किसी नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कोई नया टॉपिक पढ़ना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़